हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल माइस में। मैं हूं पवन और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज फिजिक्स क्लास 9 की। तो न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो नई एनसीईआरटी है बेटा, वो पुरानी एनसीईआरटी कंपैरिजन में काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है और सवाल भी काफी अच्छे अच्छे हैं। तो पढ़ने में भी काफी मजा आएगा क्योंकि चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग काम को करने में काफी आनंद आता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी स्कूल का एग्जाम होगा उसमें 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो, और एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो। पूरा पावर पैक लेक्चर है। स्लाइड्स में लेकर आया हूं सारे क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो भी एग्जांपल्स है, और थ्योरी में खुद पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी मोशन हो रहा है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चैप्टर में, और उसको ही हम पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोशन और रेस्ट में अंतर क्या है। मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ उसको बोलेंगे हम रेस्ट पे है। यानी इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then it is said to be in motion। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। और रेस्ट किसको बोलेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ उसको रेस्ट पे बोलेंगे। यानी इफ पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it is said to be at रेस्ट। क्लियर है बेटा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा उसको मोशन बोलेंगे, चेंज नहीं होगा यानी मैं अभी भी यहीं पे हूं, 5 सेकंड पहले भी यहीं पे था, 5 मिनट बाद भी यहीं पे हूं, इसका मतलब मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन आगे चलते हैं और भी समझते हैं डीपर थोड़ा जाके, तो देखेंगे हम पाएंगे कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं रेस्ट पे हूं, देखिए अभी मैं रेस्ट पे हूं, मैं बोल रहा हूं कि आई एम एट रेस्ट, तो रेस्ट या मोशन वर्ड एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अटल सत्य नहीं है। कैसे? मैं आपके अकॉर्डिंग, ये जो मेरे स्टूडियो में कोई बंदा बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे प्लेनेट से देखा जाए तो अर्थ चक्कर लगा रही है सन के, यानी मैं भी तो मूव कर रहा हूं अर्थ के साथ साथ, अर्थ पे ही तो मैं खड़ा हूं। तो यानी कि किसी और ग्रह से अगर मैं देखा जाऊंगा मुझे, तो मैं मोशन में हूं, जबकि अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं रेस्ट पे हूं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो ना ही पूर्णतः रेस्ट पे है ना ही तो कंप्लीटली वो मोशन में है। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है? यानी कि नो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंप्लीटली, या हम ये भी कह सकते हैं कि नो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कंप्लीटली। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स हु इज वॉचिंग, देख कौन रहा है, एंड फ्रॉम वेयर ही इज वॉचिंग, और कहां से देख रहा है। अगर वो मेरे रूम में से ही मुझे देख रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे हूं, लेकिन अगर वो दूसरे प्लेनेट से देख रहा है मुझे तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या हूं? मोशन में हूं, चल रहा हूं। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल ले लेंगे बेटा हम। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ट्रेन, और ट्रेन में मैं यहां बैठा हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है और यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, इसका नाम है मान लीजिए रामू, और ये है इसका दोस्त श्यामू। ठीक है? और स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है कल्लू। तो रामू अगर ऑब्जर्वर है किसका? श्यामू का। तो रामू के रिस्पेक्ट में जो श्यामू है वो रेस्ट पे है कि नहीं? ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ट्रेन धीमी गति से चल रही है, तो रामू के रिस्पेक्ट में जो श्यामू का जो स्पीड है वो 0 है, यानी वो उसके सामने ही तो बैठा हुआ है। यानी श्यामू रामू के रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट पे होगा। क्या होगा? रेस्ट पे होगा। बट यही सेम बंदा अगर कल्लू से पूछा जाए, कल्लू बताओ तुम श्यामू रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो कल्लू क्या बोलेगा? अरे ट्रेनवा तो चल रही है और ट्रेनवे के अंदर में बैठा है श्यामू, यानी ये भी तो चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? श्यामू मोशन में हो गया। क्या हो गया बेटा?
मोशन में हो गया। यानी एक ही बंदा अलग अलग नजरिए से देखने पे अलग अलग अवस्था में है, कभी रेस्ट पे है, कभी मोशन में है। क्लियर? आगे चलते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, अभी और समझते हैं हम पोजीशन क्या होती है। देखिए, किसी भी पोजीशन के चेंज होने को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये एक पोजीशन है, आपका ये घर है, ये आपका क्या है, घर है, और ये क्या है, आपका स्कूल है। क्लियर? अब मान लीजिए आपके घर से स्कूल जाने का एक ये रास्ता है, यहाँ पे हम जाते हैं और अपने फ्रेंड कल्लू को जगाते हैं, भाई उठ आज पढ़ने चल। फिर आप जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप मंदिर जाते हैं, यहाँ से माथा टेकते हैं कि परीक्षा में पास हो जाए, और फिर आप जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे चाय की टपरी पे चाय पीते हैं यहाँ से, और फिर आप स्कूल पहुंचते हैं। एक तो रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता हो सकता है ये। क्लियर? जिससे मान लीजिए रामू जाता है और यहां से आप जा रहे हैं अपने कल्लू दोस्त के साथ। क्लियर? तो ये अलग अलग जो रास्ते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टेंस। यानी कि ये जो क्या है, पोजीशन है इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। यानी यहां से यहां पे कोई भी बंदा जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे किसी भी दो पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी, सीधी लाइन। सीधी लाइन यहाँ पे क्या हो सकता है, ये, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो अलग अलग रास्ते हैं वो सारे ही डिस्टेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए एक्चुअल पाथ लेंथ, जो भी एक्चुअल रास्ता कोई बंदा कवर करके चलता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या है बेटा, ये सबसे छोटी दूरी है, ये शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि स्ट्रेट होगा हमेशा, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर? अब देखिए फिजिक्स में ना क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होता है उनको हम स्केलर कहते हैं, और दूसरी जिनके साथ डायरेक्शन होता है उनको हम वेक्टर कहते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट मीन्स डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव डायरेक्शन। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये स्केलर है तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, आप लोगों को बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोग नोट्स प्लीज साथ साथ नोट करिए। मैं स्लाइड इसलिए नहीं लेके आया हूँ बिकॉज जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो मुझे अपने टीचर्स के हैंड रिटेन नोट्स ही काफी अच्छे लगते थे। तो चलिए, इट इज, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एक एक लाइन जो हम इसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकते हैं और ये केवल पॉजिटिव क्यों होता है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिया नंबर लाइन, लेट्स से दिस इज ओरिजिन +20 +40 -20
-40। एक कार है यहां पे, जो कि मूव करना स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में, ओ पोजीशन से, और वो जाती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और वो यहां जाती है और फिर रिटर्न आती है यहां तक। क्लियर? तो मैंने बोला जब वो रिटर्न आ रही है उसे ओ तक, यानी फ्रॉम ओ टू ओ, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि 20 और 20 कितना हो गया? यहां से यहां तक 40, और फिर वापस आया ओ तक, यानी 40 + 40 80 मीटर। लेट से यहाँ पे यूनिट मीटर गिवन है समझने के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? बहुत ही बेसिक से बेटा कर रहे हैं हम लोग, बहुत बेसिक से, ताकि क्लास 9 है, यहाँ पे आप नहीं सीखेंगे तो फिर 11th में थोड़ी ना सीखेंगे बेसिक। देखिए, चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच का? इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच का क्या होगा? 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिल गया और डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया? 0। अगेन अगर मान लीजिए, अब मैं देख रहा हूं, फॉर जर्नी फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी तक के लिए अगर मैं देख रहा हूं, तो मैं क्या पाऊंगा कि ओ से सी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 40, ठीक है, और 40 + 20, देखिए पहले गया 40, फिर आया ऊपर से 40, तो 40 + 40 80, 80 + 20 100, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 100 मीटर का ही तो रास्ता उसने कवर किया। अरे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है जो आपके गाड़ी के रीडर में मीटर आता है ना, कि इतना किलोमीटर चल गया है, उसी को बोलते हैं ऑडोमीटर। क्लियर? अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऑडोमीटर कभी नेगेटिव बताता है क्या? नहीं ना, इससे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट केवल देखना है, भले ओ से सी तक गाड़ी ऐसे जाकर ऐसे आई है, लेकिन हम क्या देंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ है, फाइनल पॉइंट क्या है? सी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, यानी इसको हम बोलेंगे -20। ये दिखा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्लियर? सेम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब आएगा? तो देखिए, फॉर जर्नी ओ टू बी, और बी से फिर वापस आ गया ए पे, ओ से बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आ गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? ओ से बी गया 40, बी से फिर ए आया 40 + 20 60 मीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ओ से ए पे आया ना फाइनली, यानी कितना हो जाएगा? 20, और ये ओ है, यानी कि 20 मीटर, और ये फाइनली ओरिजिन से जो इसका इनिशियल पॉइंट था वहां से ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही फाइनली गया है, फाइनल पॉइंट इसका, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? तो ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, और जीरो भी आ गया, जबकि जो मेरा डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहा? पॉजिटिव ही रहा। आगे चलते हैं बेटा, अब देखते हैं हम लोग स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड, वेलोसिटी। देखिए, रेट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए, जो स्पीड है ये डिस्टेंस से है, यानी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? स्केलर है, और इसके पास डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। ये कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस
इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। स्पीड कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली ना, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जबकि जो वेलोसिटी है, ये अगेन डिस्प्लेसमेंट जैसा ऐसा होगा वैसा वैसा ये भी होगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे आखिरकार मोशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या होते हैं? फिर अगेन हम आएंगे स्पीड और वेलोसिटी पे। तो देखिए, जो मोशन है इनको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, जो यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब होता है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हर एक सेट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हर एक 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में गाड़ी 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर ही मूव कर रहा है, उसको बोलेंगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे हो, पहले 2 सेकंड में 5 मीटर मूव किया, दूसरे 2 सेकंड में सिर्फ 2 ही मीटर मूव किया, तीसरे 2 सेकंड में 6 मीटर मूव किया, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल interval of time, it is called uniform motion। और यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances, unequal distances in equal interval of time, it is called non-uniform motion। non-uniform motion। और यहाँ पे स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। अब देखिए, अगर गाड़ी हर सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में अधिकतर अधिकतर डिस्टेंस कवर करते जाता है, यानी पहले 2 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर, अगले 2 सेकंड में 9 मीटर, तो स्पीड बढ़ेगा। बट वही अगर डिस्टेंस कम करता जाएगा हर सेकंड में, तो स्पीड घटेगा। क्लियर? और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं। अब हम मान लीजिए हम लोग आए कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड हम क्या बोलेंगे बेटा? कि टोटल डिस्टेंस ऑन में टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी अगर पूछे हमसे, तो क्या बोलेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है? क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा यहाँ पे एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए दो स्पीड आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल दो स्पीड गिवन है, ठीक है? ये ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए इसको। दो स्पीड गिवन है हमें और टाइम इंटरवल सेम है, यानी कि किसी टी टाइम के लिए स्पीड है v1, फिर दूसरे टी टाइम के लिए स्पीड है v2। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? v1 प्लस v2 बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कार है,
ये चल रही है, ये 2 घंटे के लिए चली है, 2 आवर्स के लिए। इसकी जो स्पीड थी वो थी 40 km/h, और अगले 2 आवर्स के लिए भी इसकी जो स्पीड थी वो थी 60 km/h। यानी कि यहाँ पे 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए, यानी इक्वल टाइम के लिए टी सेम है बट स्पीड डिफरेंट है। यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ लेगा पूरे जर्नी का, तो क्या हो जाएगा बेटा, 40 + 60/2, दैट इज 100/2, दैट इज 50 km/h। सिंपल एकदम, बहुत आसान है। जब भी दो स्पीड गिवन है बट को दोनों स्पीड डिफरेंट डिफरेंट तो है बट वो सेम टाइम इंटरवल है कि पहले 5 घंटे के लिए फिर दूसरे 5 घंटे के लिए, तो वहां पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, v1 + v2/2। क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, बच्चे बहुत गलती करते हैं, जिससे डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो आ गया हमारा स्पीड आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया तो हमारा वेलोसिटी आ गया। वैसे यहाँ पे बच्चे करते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम या फिर एक्सेलरेशन अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को डिफाइन करता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है बेटा, क्या हो जाएगा, मीटर/सेकंड स्क्वायर। और इसका जो स्केलर है कि वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली बिकॉज ये वेलोसिटी से आया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आया, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो वेक्टर है, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। क्लियर। अब हम देखेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। क्लियर, चलिए देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि अगर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, नहीं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। यानी एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर है तो 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही है। क्लियर। आगे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट जो ये नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे, या जिसको हम कहते हैं प्यार से, क्या कहते हैं बेटा प्यार से इसको, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए, पहला इक्वेशन होता है हमारा v = u + at, दूसरा होता है s = ut + हाफ at², और तीसरा होता है v² - u² = 2as। ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन हम और भी लिखते हैं जो हमें सवाल करने में हेल्प आए। फॉर एग्जांपल s = u + v, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 × t। क्लियर। और ये सब वैलिड कब होते हैं, जब एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, हमने एक्सीलरेशन क्या डिफाइन किया था बेटा, कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, या जिसको हम प्यार से एवरेज एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखने वाले हैं डिटेल में, ये तो बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। मान लीजिए मैंने इनिशियल टी को 0 ले लिया, तो क्या बन जाएगा, a = v - u अपॉन में टी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा
एक्सीलरेशन या फिर एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग डिराइव करने इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करते हैं, हम लिखेंगे एज वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि हम पहले से जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू। सो a इक्वल्स टू, हम v को इधर ला देंगे या u को इधर ला देते हैं, चलिए u को at के साइड ला देते हैं, तो u प्लस में आ जाएगा, at तो पहले से प्लस में था ही। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बन गया, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम एक ग्राफ का हेल्प लेंगे। बेसिक चीज क्या होती है ग्राफ कि अगर ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है तो, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्लियर, तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है स्पीड या वेलोसिटी। जबकि अगर ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, क्या एरिया अंडर कर्व होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। आगे चलते हैं, इसी की हेल्प लेके हम डिराइव करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, जैसे कि ये हमारे सामने है, तो यहाँ पे अगर मुझे बी तक का पूरा जो ग्राफ गिवन है इसका मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, एस इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट होता है v इंटू टी, और v अगर इस पे है और t इस पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा डिस्प्लेसमेंट, और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप थोड़ी ना बोलते हैं, एरिया ही तो बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ही तो होता है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें एरिया अंडर कर्व को हम कैसे लिखेंगे, बाइफरकेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे दो एरिया आ रहा है, देखो, एक तो ये है बेटा रेक्टेंगल और एक ये है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम ट्रेंगल का लिखते हैं, अगर सबसे पहले रेक्टेंगल का लिख लेते हैं। रेक्टेंगल का यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्या है, u है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, t है, यानी कि u इंटू टी प्लस ऐड करेंगे इसमें ट्रेंगल का, तो ट्रेंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे, बेस है t, और हाइट क्या है, हाइट है हमारा v माइनस यू, क्योंकि ये u है और ये v है, तो इसकी अगर लेंथ निकालूंगा मैं, मान लो यहाँ पे 20 रहता और यहाँ पे 5 रहता, तो इसकी लेंथ 15 होती ना, कैसे आती, 20 माइनस 5 करने पे, यहाँ पे कर दूंगा मैं v माइनस यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू क्या था, v माइनस यू अपॉन टी था, और a इंटू टी क्या था, v माइनस यू था, तो v माइनस यू की जगह पे मैं a इंटू टी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या लिख दूंगा मैं, a इंटू टी, तो क्या बन जाएगा ये यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ए टी, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मेरा डिराइव हो गया बहुत आसानी से। आपको बहुत ये वो लगता होगा, टफ लगता होगा, बट बहुत ही सिंपल है ग्राफ की मदद से ये डिराइव करना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्या किया है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व में ये रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि यही तो है इस कर्व के अंदर, ये कर्व है और इसके अंदर एक ये एरिया है और दूसरा एक ये एरिया है। क्लियर। आगे चलते हैं, अब अगर हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को ही एनसीईआरटी क्या लिखती है, क्या, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। क्लियर। तो हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए हम करेंगे, जो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, जो एनसीईआरटी में आपके न्यू एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जैक्टली मैं वही तरीका आपको करा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही हमने पुट कर दी है वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मिला के ही हमने थर्ड इक्वेशन बना दिया है। कैसे बनाएंगे, देखिए सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन में टी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, v माइनस यू अपॉन में a। तो इस t के वैल्यू को ना हम ले जाके पुट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, u इंटू टी, तो t की जगह पे मैं क्या पुट किया, v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ, अगेन t की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए
क्या हो जाएगा यहाँ पे u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 ए इंटू इधर क्या बन जाएगा, नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा और v माइनस यू का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab 2ab क्लियर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक ए बच जाएगा। अब दोनों का ही बेस सेम है अगर 2, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे एक साथ तो क्या मिल जाएगा हमें, एलसीएम लेंगे, इधर 2a है इधर a है, यानी कि ये जो 2 है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 uv माइनस 2 u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 vu। तो 2uv और 2uv है ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस था, यहां से 2 u स्क्वायर है माइनस में, एक है प्लस में, यानी कि फाइनली एक माइनस में यू स्क्वायर बच जाएगा और ये प्लस में b बच जाएगा, यानी s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगेन मैं 2a को इधर ले जाऊंगा, 2a s बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और ये क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा डिराइव हो गया। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए अगर हम ग्राफ देखते हैं, पूरा चैप्टर ही खत्म ही कर लेते हैं एक साथ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं देखता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि इसमें जो भी हम ग्राफ देखने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन पे देख लेना है, और स्ट्रेट लाइन पे जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सब कुछ सेम होगी। क्लियर, स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, पोजीशन को मैं एक्स बोल रहा हूँ और टाइम को मैं टी बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, इसको मैं बोलूंगा कि जो बॉडी है वो मेरी क्या है, रेस्ट पे है। अगर पोजीशन टाइम कुछ ऐसे बन रहा है, इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। कैसे देखेंगे, देखिए पोजीशन यानी डिस्टेंस ले लिया हमने, अपॉन में टाइम किया, तो इसका जो स्लोप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा, जो थीटा है ना इसी को अगर हम टेन थीटा बोलेंगे, टेन थीटा करेंगे, आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी आप लोग इतना समझिए कि थीटा, ठीक है। तो जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। यहाँ पे हर जगह थीटा क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, यानी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। अगर ऐसा ग्राफ आएगा यानी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, जितने भी पॉसिबल है पोजीशन टाइम ग्राफ आपके 9 से लेकर क्लास 11 तक, उतना मैं सारा आपको बता दे रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा बनेगा तो मैं क्या बोलूंगा, जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग है। क्लियर, क्या है, स्पीड डिक्रीजिंग है। क्लियर, आगे चलते हैं अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि एक तो ऐसे ग्राफ बन सकता है, यहाँ पे वी है यहाँ पे टी है, इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनता है और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है कुछ, तो चेंज जीरो तो अपॉन चेंज जीरो अपॉन टाइम जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो। बट यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्पीड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक और केस ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही, कुछ ऐसे, यहाँ पे जो है स्पीड वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट ही है, मतलब ब्रेकिंग कांस्टेंट है। एक तरह से देखें तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। यानी जब भी मैं एक्सीलरेशन पे पावर रखता हूँ उसको मैं एक्सीलरेशन कह रहा हूँ, और अगर मैं ब्रेक पे पावर रख रहा हूँ उसको मैं रिटार्डेशन कह रहा हूँ। क्लियर है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब देखिए आगे चलते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिससे वहां पे हमने स्लोप देखा, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है हमें, एरिया अंडर कर्व क्या बताता है हमें,
डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्लियर? अगर मैं लूंगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ए वर्सेस टी, तो एक तो ये हो सकता है जहां पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगेन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। बिल्कुल नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? अब अगर मैं देखूं कुछ ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद कांस्टेंट रेट। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इससे जो ग्राफ आपके सिलेबस में है नहीं, तो कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, नोट पॉइंट्स। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्पीड और वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एरिया अंडर कर्व ऑफ ए एक्सटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो वेलोसिटी बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, बट वो हम नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं नोट डाउन करा रहा हूँ। क्लियर? सॉरी, एरिया अंडर, क्या लिख दिया मैंने, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, चलिए बस इतना ही। आपका जो पूरा चैप्टर है इसका थ्योरी खत्म हो चुका है। एक और टॉपिक बचा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी समझ लेते हैं साथ में। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे। क्लियर? और जो उसका डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहे। ठीक है, बट सर्कुलर मोशन में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सर्कुलर मोशन में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर केवल और केवल स्पीड उसका कांस्टेंट गिवन है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आपके सिलेबस में बस यही गिवन है, एक छोटा सा इंट्रो गिवन है मोशन इन अ प्लेन का। मोशन इन प्लेन मतलब दो एक्सिस में जब मोशन। अब आगे आते हैं हम सवालों पर। देखिए, क्वेश्चन है, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। और भी क्वेश्चन छूट गया पहले, आई थिंक उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये गिवन है, एग्जांपल 4.1, कंसीडर टू पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 टू एन योजनाज। योजना क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है जो कि पुराने जमाने में यूज होता। वन ट्रेवल 9 योजना पर डे एंड अदर ट्रेवल कवर्स 5 योजना पर डे, कैन डिटरमाइन हाउ। देखिए, यहाँ पे जो 9 योजना पर डे है, 5 योजना पर डे का मतलब क्या है, योजना यानी डिस्टेंस, पर डे यानी टाइम है, यानी किलोमीटर पर आवर जैसा ही है, यानी ये भी है कि स्पीड गिवन है। यानी कि दो पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन चच्चा यहाँ पे है और दूसरे पोस्टमैन चच्चा यहाँ पे है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 210 योजना। ठीक है, इनकी स्पीड क्या है भाई साहब की, 9 योजना पर डे, और इनकी स्पीड क्या, ये इधर को चल रहे हैं और ये इधर को चल रहे हैं, 5 योजना पर डे। पूछ रहा है कि ये कितने दिन में मिलेंगे। सबसे सिंपल, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है इनकी स्पीड ये है और डिस्टेंस इतना चलना है तो टाइम बताइए, तो मैं निकाल लेता टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यही करना है हमें यहाँ पे। कैसे करेंगे, दूसरे वाले चक्कर को रुका देंगे, रुकाएंगे तो उनका स्पीड को क्या करेंगे, उल्टा। क्या करेंगे, उल्टा। इस डायरेक्शन में है ना, उल्टा करिए, इस डायरेक्शन में हो गया, लाके इनको जोड़ दीजिए, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा। अब इनका स्पीड कितना हो गया, 14 योजना पर डे, और डिस्टेंस कितना है 210, तो 210 अपॉन में 14, दैट इज इक्वल टू 7 3 जा 21, 7 2 जा 15, दैट इज द 15 योजना, 15 डेज में ये लोग मिल जाएंगे। ये हो गया आंसर, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। जब भी ऐसे सवाल है ऐसे करिएगा उल्टा करके। Sarang take 50 seconds to swim from one end to other end and bang in the swimming zone and the stress. Find average speed and average velocity. देखिए, सरंग नाम का एक लड़का है जो कि यहां से स्विंग करके यहां जाता है और फिर वापस यहीं आता है, और टाइम कितना लेता है 50 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है 25 मीटर, फिर वापस 25 मीटर, यानी
जो यहाँ पे डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, डिस्टेंस वो कितना है 25 प्लस 25 that is equal to 50 meter. So his average speed will be how much? 50 upon 50 seconds, that is a 1 meter per second. But if we talk about his displacement, so his displacement is actually 0. So average velocity कितनी होगी? Again average velocity will be 0 upon 50 second, that is 0. Clear? आगे चलते हैं, बहुत effortlessly हम फिजिक्स के सारे सवाल सॉल्व करेंगे. A bus is moving on a long straight highway with a velocity of 36 km per hour. The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds. एक बस मूव कर रहा है स्ट्रेट हाईवे पे, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और फिर एक्सीलेटर पे पैर रखता है कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर. फिर कुछ देर बाद ड्राइवर एक ऑब्स्टेकल देखता है रोड पे और फिर ब्रेक अप्लाई करता है 5 सेकंड में, फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, क्योंकि वो रोक ही देता है बस को. तो इन दो केसेस में हमें बताना है क्या एवरेज एक्सीलरेशन. तो इस केस के लिए जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है क्या है v माइनस यू अपॉन में टी. तो v क्या है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल. v क्या है यहाँ पे 54, लेकिन हम 54 को पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में. तो जब भी बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 54 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. 36 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे 15 माइनस 10 अपॉन में क्या है 10 सेकंड है, यानी कि 5/10 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन. इस केस में अगर देखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन हो रहा है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे अगेन v माइनस यू, v क्या है यहाँ पे 0 है, माइनस u क्या है 54, यानी पहले u था तो 54 को हम कन्वर्ट किए तो 15 आया था अपॉन में 5 सेकंड, दैट इज द -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें. क्लियर? बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप लोग. आगे चलते हैं. क्लियर? अब देखिए, एज वी लर्न अर्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स स्ट्रेट वर्टिकल before touching the ground, and while coming down the velocity of the object increases. Find the magnitude of the average acceleration of the object early every successive interval of second is the average acceleration constant across the. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जाता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, तो हमें ये चेक करना है कि ड्रॉप किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से, ड्रॉप यानी उसको हमने फेंका नहीं है, ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया गया, तो उसकी जो स्पीड है हर सेकंड में, आप उसकी स्पीड गिवन है, उससे आप हर सेकंड के लिए एवरेज एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन निकालिए हर एक सेकंड के लिए, हर एक सक्सेसिव सेकंड के लिए. यानी सबसे पहले हम निकालेंगे 0 to 1 सेकंड. तो 0 to 1 सेकंड के लिए जो टाइम इंटरवल हमेशा t इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू v माइनस यू. v क्या है यहाँ पे 9.8 माइनस 0 अपॉन में 1 इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. अब मैं 1 से 2 सेकंड के लिए बात करूंगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 19.6 माइनस 9.8, 19 यहाँ पे v हो गया ना 19.6 माइनस 9.8 अपॉन में 1 अगेन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर 2 से 3 सेकंड के लिए मैं बात करूंगा, तो अगेन इक्वल्स टू तीसरे सेकंड पे जो फाइनल वेलोसिटी आएगी 29 और इनिशियल वेलोसिटी दूसरे सेकंड पे आ जाएगी, यानी 29.4 माइनस 19.6 अपॉन में 1 दैट इज अगेन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 3 to 4 सेकंड के लिए अगर हम करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आगे हमारा 39.2 हो जाएगा फाइनल, और इनिशियल हो जाएगा अब ये, तो 39.2 माइनस 29.4 अपॉन में 1 इक्वल्स टू अगेन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कह रहा है क्या एवरेज एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हर इंटरवल पे? यस इट इज कांस्टेंट. डायरेक्शन क्या है इसका पूछ रहा है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द अर्थ, और जो टुवर्ड्स द अर्थ होता है जो एक्सीलरेशन फ्री फॉल में यानी ड्रॉप करने को, उसको ही तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड. तो मस्ती मस्ती में ही हमने क्या पढ़ लिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. चलिए आगे चलते हैं. फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग ऑफ द डेटा, और पहले गिवन है कि स्पीडिंग अप हो रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमें ड्रॉ करना है. पहले ही मैंने आपको बता रखा है बेटा कि जब भी स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका भी जब आप कॉपी पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, मैंने पहले ही आपको बता रखा है. आगे चलते हैं. द पोजीशन टाइम ग्राफ
of two object A and B are given in the figure, the magnitude of the average velocity of which object is higher। कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके लिए ज्यादा होगा। मैंने आपको बता रखा है जिसका भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, स्लोप यानी एंगल ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, उसका जो वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी वो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी के लिए मान लीजिए ये एंगल है कुछ, लेट्स सी, बी के लिए एंगल ये है और ए के लिए एंगल ये है। तो कौन सा एंगल बड़ा है जी? थीटा जो बी का है वो थीटा ए से बड़ा है कि नहीं? यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी किसका बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, बी का बड़ा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा है जी। लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन ए हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड which cause an acceleration of -4 meter per second and square, and how much will be the distance traveled by the car before coming to a stop if the car was moving with a velocity of 54 meter per hour and when the brakes were applied। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है बेटा कि एक कार है, हाईवे पे मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी थी जिससे वो मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी वो था 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इससे वो कार मूव कर रहा था। अब उस पर ब्रेक अप्लाई होता है, यानी एक्सीलरेशन है यहाँ पे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए आप कितने समय, कितना दूरी चल के वो रुक जाएगा। यानी यहाँ पे टाइम तो गिवन नहीं है, तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन हम चूज करेंगे जिसमें टाइम की नीड ना हो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² इक्वल्स टू 2as। फाइनली गाड़ी जाके रुकने वाली है, यानी v को हम 0 मान लेंगे। u क्या हो जाएगा हमारा, 54 को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने किया था, तो ये हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 15 इक्वल्स टू 2 इंटू एक करेंगे तो -4 था ये हमारा, इंटू एस ये मुझे निकालना है। तो -15 अपॉन में 2 4 जा 8 -8 इक्वल्स टू 8। सो इट इज v² - u² अपॉन 2as। अगेन मैंने 15 का स्क्वायर नहीं किया था, इसका स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी जो एक्सीलरेशन है वो कितना आ गया, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो डिस्टेंस कवर करेगा गाड़ी रुकने से पहले वो होगा 225 अपॉन 8, यानी कि ये 25 पॉइंट कुछ आएगा। क्लियर? चलिए ये हो गया आपके आंसर। दूसरा केस है कि अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता। तो 108 यानी कि जब हमारी जो यहाँ पे 15 की जगह पे क्या हो जाता, तब 30 हो जाता, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता हमारा 900 हो जाता। अगेन तब आंसर क्या आ जाता डिस्टेंस कवर करने का, 900 अपॉन 8। बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप लोग आई थिंक। आगे चलिए, तो ये आपका यहाँ पे एनसीईआरटी की कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स हम खत्म कर लिए, और अगले लेक्चर में मैं एक अलग सा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नीट जे के फाउंडेशन के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा स्लाइड्स पे, और वो हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्लियर? चलिए, जय हिंद, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।